दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हिस्ट्री के सीरीज़ में हम आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम जो मुग़ल एम्पायर है उसके बारे में हम जानेंगे। और मुग़ल एम्पायर का जो दौरानिया है 1526 यानी जब इसकी बुनियाद पड़ी, और साथ में 1707 यानी जब औरंगज़ेब आलमगीर जो है उसकी डेथ हुई। तो ये यहाँ तक का दौरानिया है जो हम आज के इस सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और हम सबसे पहले जो है वो सरसरी नज़र देख लेते हैं। जो मुगलिया सल्तनत है ये जनूबी एशिया में अपने लिहाज से उस वक्त की ये एक इब्तदाई और जदीद सल्तनत थी, जो तकरीबन 200 साल यानी 2 सदियों तक जो है ये बिला किसी यानी जजक के या किसी इंटरवीन के ये कायम रही। वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा अरसा चली, 1857 तक चली, लेकिन 1707 में औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद जो है कोई और मुग़ल काबिल इस तरह का जो है वो बादशाह असल में था नहीं। और इस वजह से अंग्रेज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता वो इस सल्तनत को कमज़ोर करने में कामयाब रहा, और साथ में जो लोकल्स थे, जो मराठे थे, उन्होंने मुख्तलिफ जो इलाके थे वो अपने कब्ज़े में जो है वो ले लिए। तो इस वजह से 1707 के बाद ये सल्तनत जो है वो अपना जो उरूज है वो असल में खो बैठी। तो ये यानी मगरब जो है सल्तनत जो है ये मुग़ल सल्तनत मगरब सिंध में ये सिंध तास के बैरूनी किनारों से लेके शुमाल मगरब में शुमाली अफ़गानिस्तान और इसी तरह से शुमाल में कश्मीर से लेकर मौजूदा आसाम का जो इलाका है इंडिया का, और इसी तरह से मशरक़ में ये बांग्लादेश के बुलंद बाला इलाकों तक फैली हुई थी। और जनूबी हिंदुस्तान में ये हैदराबाद दक्कन के जो प्लेटूज थे तो ये वहाँ तक फैली। तो ये अपने हिसाब से एक बहुत बड़ी सल्तनत थी। और उस्मान जो सल्तनत उस्मानिया है उसके बाद ये दूसरी मुसलमानों की बड़ी जो है वो रियासत थी, जो यहाँ पे मुग़ल बादशाहों ने जिसका एक सरे से जो है वो वजूद डाला। वैसे तो इनसे पहले काफ़ी मुसलमान हुक्मरान थे, या इनके वक्त भी मुसलमान ही हुक्मरानी करते आ रहे थे बरे सगीर में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, लेकिन इन्होंने जो है वो इस रियासत को और ज़्यादा जो है वो वसी किया। तो मुगलिया सल्तनत जो है वो रिवायती तौर पे कहा जाता है कि 1526 में उसकी बुनियाद जो है वो ज़हीरुद्दीन बाबर ने रखी। और ज़हीरुद्दीन बाबर आज का जो उज़्बेकिस्तान का इलाका है वहाँ पे वो पैदा हुए, और ये एक यानी जंगजू सरदार थे। और इसने जो है वो सल्तनत उस्मानिया की मदद से जो उन्होंने वहाँ से तोपें ली थी, जो कैनन्स जिसमें बड़े उस वक्त के पत्थर के गोले और आग जो है वो मिला के फेंका जाता था, और साथ में फ़ौजी इमदाद जो है वो उनसे ली सल्तनत उस्मानिया से, और इन्होंने मेचलाक गन्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वो पानीपत की जंग में जो है वो कामयाब रहे। और उसने इब्राहिम लोदी को जो है वहाँ पर शिकस्त दे के बरे सगीर पे यानी अपनी हुकूमत का जो है वो झंडा गाड़ दिया, और यूँ उन्होंने मुग़ल सल्तनत जो है उसका बुनियाद रखा। तो पानीपत की पहली जंग में जो दिल्ली के सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, उसको यानी शिकस्त दी ज़हीरुद्दीन बाबर ने। और इसी तरह से राजपूत और जो अफ़गान जो वहाँ पे थे जिनके ज़ेर असर इलाके थे बाला हिंदुस्तान के, तो फिर उन मैदानी इलाकों की तरफ जो है वो ज़हीरुद्दीन बाबर ने जो है वो यानी पेशकदमी की, और वो इलाके उन्होंने जो है वो अपनी आला हिकमत अमली और इसी तरह से जो उनके बड़े ही एक मशहूर और माहिर जो घुड़सवार थे उनकी मदद से उन्होंने वो इलाके जो हैं वो भी फतह कर लिए। तो अगरचे मुगलिया सल्तनत जो है वो बुनियादी तौर पे तो यानी फ़ौजी जंग के ज़रिए बनाई गई, या तलवार के ज़ोर पे जिसे कहा जाता है कि बनाई गई, लेकिन बहरहाल ये काफ़ी ज़्यादा अरसा जो है वो बरकरार रही। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो उनके इंतज़ामी तरीके थे जो मुग़ल हुक्मरानों ने यानी अपनाए वो बड़े यूनिक थे। और उन्होंने एक तरह से बैलेंस जो है वो यानी हुक्मरान अशराफिया जो है, जो लोकल्स की थी, राजपूत जिसमें थे और जो हिंदू लोग थे, उनको उन्होंने मिला के तो वो एक बैलेंस हुक्मरानी जो है उसका बुनियाद रखा। और इस वजह से ये जो दौरे हुकूमत है या जो मुग़ल एम्पायर है वो काफ़ी ज़्यादा मौसर भी रहा। और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि उस वक्त की बड़ी एक मयारी हुक्मरानी थी। और ना सिर्फ ये बल्कि क्योंकि मुग़ल हुक्मरान जो थे उन्हें लोकल्स जो थे उनकी ज़्यादा यानी एक सूझबूझ थी, समझ थी, या ग्राउंड रियलिटीज़ को वो अच्छी तरह वो समझ गए। तो इसलिए उन्होंने ना सिर्फ वहाँ के जो लोकल जो मुअज़्ज़िज़ीन थे उनको अपनी हुकूमत में या अपनी रियासत में शामिल किया, बल्कि उन्होंने शादियाँ भी की। और इसी तरह से आप कह सकते हैं कि सल्तनत की जो यानी बुनियाद है वो एक तरह से अकबर के दौर में ज़्यादा मुतवाज़न हुई,
کیونکہ جو یعنی دولت کا اکٹھا کرنا تھا یا جو ریاست کے لیے جو پیسے چاہیے تھے وہ انہوں نے ایک نظام جو ہے وہ یعنی وضع کیا، جس سے ان کو کافی زیادہ جو ہے وہ آمدن ملنا شروع ہوئی۔ تو سلطنت کی اجتماعی دولت کی بنیاد جو ہے وہ زرعی ٹیکس تھی، جو تیسرے مغل بادشاہ تھے اکبر جو ہے انہوں نے اس کی بنیاد جو ہے وہ ڈالی۔ اسی طرح سے 17ویں صدی کے جو بیشتر یعنی عرصہ تھا، اس کے دوران سلطنت جو ہے اس کی طرف سے قائم کردہ ایک پیس یعنی جو ایک امن ہندوستان کی جو معاشی لحاظ سے توسیع کا ایک یعنی عنصر تو وہاں پہ تھا، لیکن بحر ہند میں بڑھتی ہوئی یورپی موجودگی اور ہندوستانی خام اور تیار شدہ مصنوعات کی بڑھتی ہوئی مانگ نے مغل جو سلطنت تھی اس کی دولت میں اور بھی زیادہ جو ہے وہ اضافہ پیدا کر دیا۔ لیکن ساتھ میں یہ ان کی ایک بڑی غلطی بھی تھی، یا ایک طرح سے انہوں نے اسپیس دیا کہ جس کی وجہ سے جو یورپی قومیں تھیں وہ یہاں پہ آئیں اور انہوں نے پھر آگے چل کے یعنی مغلیہ سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ تو پرتگالیوں سے لے کے، ڈچ سے لے کے، فرینچ سے لے کے برٹشرس ہی آتے رہے اور ان کو یہاں پہ جو ہے وہ تجارت کا ایک طرح سے جو ہے وہ موقع دیا گیا، اور پھر تجارت کی آر میں انہوں نے آگے چل کے اسی علاقے کو جو ہے وہ اپنے زیر اثر کر دیا۔ تو بہرحال جو یعنی مغل آرکیٹیکچر اور مغل آرٹ جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی یہ کافی جانے جاتے ہیں سارے مغل بادشاہ، بالخصوص اس میں جو شاہ جہان ہیں اور اسی طرح سے اکبر ہیں، جہانگیر ہیں، تو انہوں نے کافی زیادہ کام کیے۔ تو جنوبی ایشیا میں جو یہ یعنی مغل آرٹ اور آرکیٹیکچر ہے، تو یہ یونیسکو کا ورلڈ ہیریٹیج کے وہ سائٹس ہیں، جو اب جس میں آگرہ ہے، جس میں فتح پور سکری کا قلعہ ہے، لال قلعہ ہے، ساتھ میں ہمایوں کا مقبرہ، اور اسی طرح سے لاہور قلعہ، تاج محل، اور جسے جو ہے وہ دنیا لیول پہ مانا جاتا ہے عالمی سطح پر یہ قابل تعریف جو ہے وہ شاہکار ہے، بلکہ یہ دنیا کا ایک بڑا ہی اہم ترین حصہ ہے۔ اور کسی زمانے میں تاج محل جو ہے وہ دنیا کے 7 عجوبوں میں جو ہے وہ بھی اس کو شامل کیا جاتا تھا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں مغل امپائر، بابر اور ہمایوں جو پہلے 2 حکمران تھے۔ تو مغل سلطنت کی بنیاد جو ہے وہ بابر نے رکھی 1526 میں، ابراہیم لودھی کو شکست دی جب انہوں نے پانی پت کی جنگ میں، لیکن جلد ہی ظہیر الدین بابر جو ہے اس کا انتقال ہوا 1530 میں۔ تو یعنی ظہیر الدین بابر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ یعنی جو سینٹرل ایشین رولر تھے تو یہ ان کے یعنی خاندان سے ہیں یا ان کے نسل سے ہیں۔ تو یہ ایک مکسچر تھا، یعنی اس کا خاندان جو ہے وہ ایک طرح سے کہا جاتا ہے کہ یہ ترک اور منگول کا مکسچر ہے۔ جو عامر تیمور ہیں اور جو چنگیز خان ہیں، تو یہ ان کی طرف سے یعنی جو اس کا والد تھا ظہیر الدین بابر کا، وہ یعنی تیموری خاندان سے تھا، یعنی وہ ترک تھا، اور جو اس کی والدہ ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان کے نسل سے تھی، یعنی وہ منگول خاندان سے تھی۔ تو یہ یعنی اس طرح سے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ٹرکو منگول جو ہے اس کا ایک مکسچر ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ظہیر الدین بابر جو ہیں شروع میں اس کو یعنی کافی مشکلات ہوئیں اور اس کو اپنے علاقوں سے جو ہے وہ بے دخل کیا گیا۔ تو بابر جو ہے اس نے پھر بھارت کا رخ کیا، یعنی انڈین سب کانٹیننٹ کا، اور اس نے اپنے آپ کو یعنی کابل میں قائم کیا، ایک طرح سے بیلنس کیا، اور اپنا وہاں پہ اثر رسوخ جو ہے تھوڑا اس نے قائم کیا، اور فوجی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک طرح سے تیار کیا، اور پھر جنوب کی طرف افغانستان کی طرف سے یعنی خیبر کے راستے سے جو ہے وہ بر صغیر کی طرف جو ہے وہ انہوں نے پیش قدمی کی، اور بالآخر بابر کی جو یعنی فوجیں تھیں انہوں نے پانی پت کے مقام پہ ابراہیم لودھی جو ہے اس کو شکست دی۔ تو بر صغیر پہ اکثر و بیشتر جو حملے ہوئے ہیں وہ افغانستان کی طرف سے ہی ہوئے ہیں، خیبر کے راستے سے ہی جو ہے وہ ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے آگرہ کے قریب جو ہے وہ لڑی جانے والی فیصلہ کن لڑائی جو ہے اس میں بابر کی جو ہے وہ یعنی تیموری فوجیوں نے جو اس ٹائم سانگا کی جو یعنی راجپوتی فوج تھی اس کو شکست دی، اور یہ جنگ ہندوستانی تاریخ کی سب سے فیصلہ کن اور تاریخی جنگ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اس جنگ نے اگلی 2 صدیوں تک شمالی ہندوستان میں جو مغل سلطنت تھی اس کی یعنی قسمت پہ ایک طرح سے جو ہے مہر لگا دی تھی۔ تو جنگ کے بعد یعنی مغل طاقت کا مرکز جو ہے وہ کابل کی بجائے آگرہ بن گیا۔ تو آگرہ تاج محل کے حساب سے بھی کافی مشہور ہے۔ اسی طرح سے جنگجوؤں اور عسکری جو یعنی مہمات ہیں ان میں یہ مصروفیت، اور اسی طرح سے نئے شہنشاہ جو ہیں اس کو اب ہندوستان میں حاصل کردہ فوائد جو ہیں اس کو
मुस्तहकम करने की जो इजाज़त है वो एक तरह से मिल गई, और ये यहाँ पे मुग़ल एम्पायर जो है वो कंसोलिडेट होना शुरू हुई बरे सगीर में। लेकिन सल्तनत जो है उसका अदम इस्तेहकाम जो है ये शुरू हुआ क्योंकि ज़हीरुद्दीन बाबर जल्द ही जो है वो वफ़ात पा गए। तो उसके जो बेटे हैं हुमायूं और उसके जो दूसरे भाई थे, उनमें यानी एक तरह से ये कशमकश हुई और रियासत जो है वो कमज़ोर हुई। और फिर इसी तरह से हम देखते हैं कि शेर शाह सूरी ने जो है उसने इसका पूरा फ़ायदा लिया, और उसने जो है वो हुमायूं को बिल आखिर शिकस्त दी, और हुमायूं जो है वो जला वतन हुए और वो यहाँ से चले गए। और फिर जब शेर शाह सूरी जो है उसकी यानी वफ़ात हुई, तो उसके बाद फिर हुमायूं ने अपने यानी बलबूते पे जो है वो, और इसी तरह से फ़ारस या जो ईरान आज का जो है उनकी मदद से ये मुग़ल सल्तनत जो है उसको दोबारा कैप्चर भी किया। तो फ़ारस में हुमायूं की जलावतनी ने यानी सफ़वी और मुग़ल जो हैं वो जो अदालतें थीं उनके माबैन सफारती ताल्लुकात कायम की, और मुग़लिया सल्तनत में फ़ारसी सकाफ़ती जो है वो असर रसूख को बढ़ाया। तो हुमायूं की 1555 में फ़ारस से यानी फ़ाताना वापसी जो है वो हुई। तो उस तरह से हिंदुस्तान या बर सगीर के जो कुछ हिस्से हैं उनमें मुग़लिया हुकूमत जो है वो बहाल कर दी गई। लेकिन अगले साल हुमायूं क्योंकि एक हादसे में यानी वो नमाज पढ़ने के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे, तो उनका इंतकाल हुआ। और इस तरह से ये दूसरे मुग़ल बादशाह जो हैं उसकी एक ट्रेजिक एंड जो है वो हम देखते हैं तारीख में हुई। तो उसके बाद आते हैं अकबर, और कहा जाता है कि असल में मुग़ल एम्पायर जो है उसको कंसोलिडेट जो है वो अकबर ने किया। तो ये काफ़ी लंबा एक पीरियड है, आलमोस्ट 50 ईयर्स का। तो अकबर यानी जिसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, वो यानी बुनियादी तौर पे राजपूत उसकी यानी जो वालदा हैं वो एक तरह से उस नस्ब से थी। तो ये उमरकोट के किले में जो है वो पैदा हुए थे जब हुमायूं यानी जलावतन हुए थे, उमरकोट सिंध का इलाका। तो हुमायूं और उसकी बीवी जो है वो हमीदा बानो बेगम जो है वो एक फ़ारसी जो एक शहज़ादी थी। तो अकबर एक यानी कहा जाता है कि रेजेंट जो बैरम खान है उनके मातहत तख्त नशीन हुए, क्योंकि काफ़ी छोटी उम्र में 14 से 15 साल की उम्र में ये जो है वो मुग़ल सल्तनत के एक तरह से हुक्मरान बने। और इसने मुग़ल सल्तनत को जो है वो मुस्तहकम करने में बैराम खान ने जो है वो अकबर की काफ़ी मदद की। तो जंग और सफ़ातकारी के ज़रिए अकबर ने सल्तनत को तमाम सिमतों में फैला दिया, और दरियाए गोदावरी के शुमाल में तकरीबन पूरे बरे सगीर को उन्होंने कंट्रोल कर लिया। और उसने अपने लिए एक नया हुक्मरान अशराफिया जो है वो बनाया, और एक जदीद इंतज़ाम जो है उसने नाफिज किया। और इसी तरह से सकाफ़ती जो तरक्की है उसकी हौसला अफजाई की, और उसने यानी यूरोपीय तजारती कंपनियों के साथ तजारत करके अपनी दौलत में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया। और जोधा बाई उनकी जो बीवी हैं वो एक मशहूर राजपूत थी जिनके साथ उन्होंने शादी की, और इसी तरह से उन्होंने लोकल्स जो है उनका जो है वो एतमाद हासिल कर लिया। अकबर की वफ़ात के बाद उनके बेटे जो जहांगीर हैं, जिसको सलीम भी कहा जाता है, वो मुग़ल सल्तनत के बादशाह बने। और ये अफ़ीम की आदी थे, अफ़ीम ज़्यादा खाते थे, यानी जिसको कहा जाता है ओपियम एडिक्ट। और इसी तरह से जो रियासत के मामलात थे उसको वो नज़रअंदाज करता था, और उसकी जो यानी हरीफ अदालती जो गुरोह थे उनके ज़ेर असर इसका ये सारा मामला आता था। तो जहांगीर ने जानबूझकर अपने आप को अकबर से मुमताज़ किया, और इस्लामी मजहबी इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत को बुरे कार लाने के लिए खातिर ख्वाह कोशिशें की। और उन्हें कहा जाता है कि मुद्दला आलिया के तौर पर ज़मीन के बड़े हिस्से दिए उन लोगों को। तो अकबर के बरक्स जहांगीर जो है वो एक गैर मुस्लिम यानी मजहबी रहनुमाओं खास तौर पे सिख गुरु जो थे उस वक्त के जो अर्जन थे उनके साथ उसका तनाज़ा जो है वो हो गया, और उनकी फांसी जो है वो मुग़ल सल्तनत और सिख बरादरी के दरमियान जो है वो एक तरह से तनाज़े का सबब भी बनी। और ये कहा जाता है कि वो एक तरह से यानी फिर आगे हम देखते हैं कि उसके ऊपर जो है वो काफ़ी जंगें जो हुई, तो उनमें सिखों ने बिलखुसूस जो मुगल्स थे उनकी मुखालफत की। शाहजहां के बाद फिर हम देखते हैं जहांगीर के बाद हम देखते हैं फिर शाहजहां जो जहांगीर का बेटा था। तो यानी शाहजहां जो है उसका राज 1628 से लेके 1658 तक का है। तो जहांगीर और उनकी बीवी जो जुगत गोसेनी थी उनके यहाँ ये पैदा हुए, और
शाहजहां जो है उसकी जो वालदा थी वो एक राजपूत शहजादी थी। तो शाहजहां के दौर में मुग़ल दरबार की शान व शौकत अपने उरूज पर पहुंच गई। जैसा कि ताज महल जो है उसकी एक मिसाल है ज़िंदा। तो इनके दौर को मुग़ल यानी फ़न तामीर का सुनहरी दौर कहा जाता है। शाहजहां ने निज़ाम शाही इसी तरह से इस ख़ानदान को ख़त्म करके मुग़ल सल्तनत को दक्कन तक जो है वो बढ़ाया, और आदिल शाहों और इसी तरह से कुतुब शाहों को खराज तहसीन पेश करने पर उन्होंने जो है वो एक तरह से मजबूर किया। तो शाहजहां को आखिरी अयाम में जो है उसके बेटे ने कैद कर लिया, औरंगज़ेब ने, क्योंकि शाहजहां नहीं चाहते थे कि उनके बाद औरंगज़ेब जो है वो यानी मुग़ल सल्तनत का बादशाह बने। तो इस वजह से इनके बेटों में लड़ाई हुई, लेकिन बिल आखिर औरंगज़ेब वो लड़ाई जीत के और हुक्मरान बने, और इस वजह से उसने जो है वो शाहजहां को कैद कर लिया, और ज़िंदगी के आखिरी 6 साल जो है वो कैद में ही रहे, और वहीं पे उनका इंतकाल हुआ। तो औरंगज़ेब के दौरे हुकूमत के दौरान सल्तनत ने एक बार फिर सियासी ताकत जो है वो हासिल की, और दुनिया की ताकतवर तरीन जो है वो मीशत बन गई। तो औरंगज़ेब ने मुगलिया रियासत की जो यानी एक तरह से इस्लामी कवानीन थे उनमें सख्ती भी की, और वो नाफिज भी की है, और उस तरह से उसने उसकी निगरानी भी की। तो उसने यानी इस्लाम कबूल करने की हौसला अफजाई की, और गैर गैर मुसलमानों पर जो है वो जिजिया बहाल किया, और इस्लामी कानून का मजमूआ जो है वो फतवा आलमगीरी जो है वो मुरतब किया, जो एक बड़ी मशहूर किताब है। तो औरंगज़ेब जो हैं वो क्योंकि ख़ुद भी हाफ़िज़ कुरान थे, और वो उसने काफ़ी एक सादा ज़िंदगी गुजारी। तो बहरहाल औरंगज़ेब ने सिख गुरु जो है जो तेग बहादुर थे उसको भी फांसी दी, जिससे सिख बरादरी जो है वो यानी एक अस्करियत पसंदी का जो है वो बायस बनी, और उन्होंने काफ़ी मुखालफत की। और इसी तरह से जो औरंगज़ेब है उसने तकरीबन जो पूरा साउथ या जो जनूबी एशिया है उसका इलाका जो है उसको शामिल करने के लिए अपनी सल्तनत को और ज़्यादा बढ़ाया। लेकिन 1707 में उसके मौत के वक्त सल्तनत के बहुत से हिस्से जो है वो खुली बगावत में थे। तो जहांगीर का जो दौर है और औरंगज़ेब का जो दौर है वो एक तरह से यानी नाकाम दौर भी समझा जाता है कि इसमें उन्होंने एक तो मुग़ल सल्तनत को यानी एराज़ी के लिहाज से काफ़ी बड़ा कर दिया, यानी ये वाहिद हुक्मरान थे कि जिसमें मुग़ल रियासत जो है वो काफ़ी ज़्यादा रकबे पे फैली, लेकिन साथ ही मुख्तलिफ़ किस्म की लड़ाइयाँ और जो लोकल्स थे जिसमें बिलखुसूस सिख और जो दीगर हिंदू जो यानी लोकल्स थे, तो उनके साथ नारवा सलूक जो है वो आगे चल के इस यानी मुग़ल सल्तनत के लिए जो है वो काफ़ी नुकसानदेह साबित हुआ, और यही बुनियादी वजह थी कि औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद जो मुग़लिया सल्तनत है उसका ज़वाल जो है वो शुरू हुआ। और फिर इनके वफ़ात के फ़ौरन बाद मुख्तलिफ़ इलाके जो हैं उन पे लोकल्स जो हैं उन्होंने अपनी आज़ादी जो है वो एक तरह से डिक्लेयर कर दी, और इस तरह से ये मुग़ल सल्तनत जो है वो ज़वाल पज़ीर होना शुरू हुई औरंगज़ेब आलमगीर के वफ़ात के फ़ौरन बाद। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने ये मुख्तलिफ़ जो यानी मुग़ल बादशाह हैं शुरू के, तो इनके बारे में हमने सरसरी तौर पे जाना। आने वाले सेशंस में हम इनको वन बाय वन भी देख लेंगे। तो यहाँ पे ये सेशन अब ख़त्म होता है। आपसे हम जो है वो खुदाफिज करने का वक्त आ गया है। तो यहाँ पे अब टाइम है आपको सी ऑफ करने का, लेकिन हम दूसरे सेशन में बहुत जल्द मिल लेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।